कविता क्या है? निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके रचनाकार हैं। यह निबंध उनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित है, जो 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कविता क्या है? निबंध प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं। मनुष्य अपने भाव, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भाव, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ता हुआ अंत तक चला जाता है, और इसी को जीना कहता है। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में व्यवसाय चलता रहता है, उसका नाम है जगत। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योगक्षेम, हानि लाभ, सुख दुख आदि से संबद्ध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता के धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूत मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्मयोग एवं ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वो अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार तथा सही सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इस अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सब का प्रकट सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों या तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती चली आ रही है। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नर जीवन के आरंभ से ही लुब्ध और क्षुब्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और गूढ़ से गूढ़ तत्वों को और भावों के विषय या आलम्बन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों और व्यापारों में परिणत करना पड़ता है। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों से नहीं लाए जाते, तब तक उन पर काल दृष्टि नहीं पड़ती। वन पर्वत नदी नाले निर्झर कछार पट पर चट्टान वृक्ष लता झाड़ फूल शाखा पशु पक्षी आकाश मेघ नक्षत्र समुद्र इत्यादि ऐसे ही चिर सहचर रूप हैं। खेत धुर्री हल झोपड़े चौपाए इत्यादि कुछ कम पुराने नहीं। इसी प्रकार पानी का बहना, सूखे पत्तों का झड़ना, बिजली का चमकना, घटा का घिरना, नदी का उमड़ना, मेघ का बरसना, कोहरे का छाना, डर से भागना, लोभ से लपकना, छीनना, झपटना, नदी या दलदल से बाँह पकड़कर निकालना, हाथ से खिलाना, आग में झोंकना, गला काटना, ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य जाति के भावों के साथ अत्यंत प्राचीन साहचर्य है। ऐसे आदि रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभाव से भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित है। अतः इनके द्वारा जैसा रस परपाग संभव है, वैसा कल कारखाने, गोदाम, स्टेशन, इंजन, हवाई जहाज ऐसी वस्तुओं तथा अनाथालय के लिए चेक काटना, सर्वस्व हरण के लिए जाली दस्तावेज बनाना, मोटर की चरखी घुमाना या इंजन में कोयला झोंकना आदि व्यापारों द्वारा नहीं है। बिंदु है सभ्यता के आवरण और कविता। हेडिंग: सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ ज्यों ज्यों मनुष्यों के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों त्यों उसके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए।
भावों के आदिम और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त और लक्ष्यों की स्थापना होती गई। वासना जन्य मूल्य व्यापारों के सिवा बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य गिरता गया जिनके साथ उसके भावों का सीधा लगाव नहीं। जैसे आदि में भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति ही की रक्षा तक था, पर पीछे गाय बैल अन्न आदि की रक्षा आवश्यक हुई। यहाँ तक कि होते होते धन मान अधिकार प्रभुत्व इत्यादि अनेक बातों की रक्षा की चिंता ने घर किया और रक्षा के उपाय भी वासना जन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के होने लगे। इसी प्रकार क्रोध घृणा लोभ आदि अन्य भावों के विषय भी अनेक मूल रूपों से भिन्न रूप धारण करने लगे। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। भावों के विषयों और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर उनका संबंध मूल विषयों और मूल व्यापारों से भीतर बना है और बराबर बना रहेगा। किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति से एकदम वंचित रखने के लिए वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तैयार करता है। इसकी खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है। प्रत्येक व्यवहारिक दृष्टि से तो उसके क्रोध का विषय है वह दस्तावेज या कागज का टुकड़ा, पर उस कागज के टुकड़े के भीतर वो देखता है कि उसे और उसकी संतति को अन्न वस्त्र न मिलेगा। उसके क्रोध का प्रकट विषय न तो वह कागज का टुकड़ा है और न उस पर लिखे हुए काले काले अक्षर। ये तो सभ्यता के आवरण मात्र हैं। अतः उसके क्रोध में और कुत्ते के क्रोध में जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है। भेद है केवल विषय का थोड़ा रूप बदल कर आने का। इसी रूप बदलने का नाम है सभ्यता। इस रूप बदलने से होता यह है कि क्रोध आदि को भी अपना रूप कुछ बदलना पड़ता है। वो भी कुछ सभ्यता के साथ अच्छे कपड़े लत्ते पहनकर सामने आता है, जिससे मारपीट छीन घसोट आदि भद्दे समझे जाने वाले व्यापारों का कुछ निवारण होता है। पर यह प्रच्छन्न रूप वैसा मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता। इसी से प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पदों को हटाना पड़ेगा। इससे ये स्पष्ट है कि ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों त्यों एक और तो कविता की आवश्यकता पड़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि धर्म कठिन होता जाएगा। ऊपर जिस क्रुद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है वह यदि क्रोध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का संचार करना चाहेगा तो क्षोभ के साथ उससे कहेगा, भाई तुम यह सब इसलिए ना कर रहे हो कि पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ, मैं बैठा सूखे चने चबाऊं। तुम्हारे लड़के दोपहर को भी दुशाले ओढ़ कर निकलें और मेरे बच्चे रात को भी ठंड से कांपते रहें। यह हुआ प्राकृत रूप का प्रत्यक्षीकरण। इसमें सभ्यता के बहुत से आवरणों को हटाकर वह मूल गोचर रूप सामने रखे गए हैं, जिनसे हमारे भावों का सीधा लगाव है और इस कारण भावों को उत्तेजित करने में अधिक समर्थ है। कोई बात जब इस रूप में आएगी तभी उसे काव्य के उपयुक्त रूप प्राप्त होगा। तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया, इस काव्य में रसात्मकता नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखकर ध्वनिकार ने कहा है, नहीं कवेरिति वृत्तिमात्र निर्वाहणात्म पद लाभा। देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार वाक्य कहते जाएं कि हम मूर्ख बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, तो ये छंदोबद्ध होकर भी काव्य पद के अधिकारी न हों। सारांश ये है कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूप तक जाना होगा, जो मूर्त और गोचर होंगे। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न हो सकेगा। भावों के अमूर्त विषयों की तह में भी मूर्त और गोचर रूप छिपे मिलेंगे। जैसे यशोलिप्सा में कुछ भीतर चलकर उस आनंद के उपभोग की प्रवृत्ति छिपी हुई पाई जाएगी, जो अपनी तारीफ कान में पड़ने से हुआ करता है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट
गोचर और मूर्त विषय का भी ही हो सकता है। रुपए का 1.5 पाव घी मिलता है। इस कथन से कल्पना में यदि कोई बिंब या मूर्ति उपस्थित होगी तो यह तो वह तराजू लिए बनिया की होगी, जिससे हमारे करुण भाव का कोई लगाव न होगा। परंतु कम लोगों को घी खाने को मिलता है। अधिकतर लोग रूखी सूखी खाकर रहते हैं। इस तथ्य तक हम अर्थग्रहण परंपरा द्वारा इस चक्कर के साथ पहुँचते हैं। 1 रुपये का बहुत कम भी घी मिलता है। 100 रुपये वाले ही घी खा सकते हैं, पर रुपये वाले बहुत कम हैं, जिससे अधिकांश जनता घी नहीं खा सकती, रूखी सूखी खाकर रहती है। अगला बिंदु है कविता और श्रेष्ठ प्रसार। हेडिंग: हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों की भावना के सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उनके भावात्मक सत्ता के प्रकार का प्रसार करती है। यदि अपने भावों को समेट कर मनुष्य अपने हृदय को शेष सृष्टि के किनारे कर ले या स्वार्थ की पशुवृत्ति में ही लिप्त रखे तो उसकी मनुष्यता कहाँ रहेगी। यदि वह लहलहाते हुए खेतों और जंगली हरी घास के बीच घूम घूम कर बहते हुए नालों, काली चट्टानों पर चांदी की तरह ढलते हुए झरनों, मंजरियों से लदी हुई अमराइयों और पटपर के बीच खड़ी झाड़ियों को देख क्षण भर लीन न हुआ, यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंदोत्सव में उसने योग न दिया, यदि खिले हुए फूलों को देख वह न खिला, यदि सुंदर रूप सामने पाकर अपनी भीतरी कुरूपता का उसने विसर्जन न किया, यदि दिन दुखी का अंतर्नाद आर्तनाद सुन वह न पसीजा, यदि अनाथों और अबलाओं पर अत्याचार होते देख क्रोध से न तिलमिलाया, यदि किसी बेढब और विनोदपूर्ण दृश्य या उक्ति पर न हंसा, तो उसके जीवन में रह क्या गया। इस विश्व काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न न हुआ, उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिए। काव्य दृष्टि कहीं तो एक नर क्षेत्र के भीतर रहती है, 2 कहीं मनुष्यतर बाह्य सृष्टि के, और 3 कहीं समस्त चराचर की। प्रथम पहले नर क्षेत्र को लेते हैं। संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है। नरत्व की बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के नाना संबंधों और पारस्परिक विधानों का संकलन या उद्भावना ही काव्यों में मुक्तक हो या प्रबंध अधिकतर पाई जाती है। प्राचीन महाकाव्यों और खंड काव्यों के मार्ग में यदि शेष 2 क्षेत्र के बीच में पड़ जाते हैं, पर मुख्य यात्रा नर क्षेत्र के भीतर होती है। वाल्मीकि रामायण में यद्यपि बीच बीच में ऐसे विशद वर्णन बहुत कुछ मिलते हैं, जिनमें कवि की मुक्त दृष्टि प्रधानतः मनुष्यतर बाह्य प्रकृति के रूप जाल में फंसी पाई जाती है, पर उसका प्रधान विषय लोक चरित्र ही है। और प्रबंध काव्यों के संबंध में ही यही बात कही जा सकती है। रहे मुक्तक या फुटकर पद, वे भी अधिकतर मनुष्य ही की भीतरी बाहरी वृत्तियों से संबंध रखते हैं। साहित्य शास्त्र की रस निरूपण पद्धति में आलंबनों के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान ही नहीं मिला है, ये उद्दीपन मात्र मानी गई है। श्रृंगार के उद्दीपन रूप में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं, उनके प्रति रतभाव नहीं होता। नायक या नायिका के प्रति होता है। वो दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रीति को उद्दीप्त करने वाले होते हैं, स्वयं प्रीति के पात्र या आलंबन नहीं होते। संयोग में वे सुख बढ़ाते हैं और वियोग में काटने दौड़ते हैं। जिस भावोद्रेक और जिस ब्यौरे के साथ नायक या नायिका के रूप का वर्णन किया जाता है, उस भावोद्रेक और उस ब्यौरे के साथ उनका नहीं, कहीं कहीं तो उनके नाम गिनाकर ही काम चला लिया जाता है। मनुष्यों के रूप व्यापार या मनोवृत्तियों के साधर्म की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु व्यापार आदि लाए जाते हैं, उनका स्थान भी गौड़ ही समझना चाहिए। वे नर संबंधी भावना को ही तीव्र करने के लिए रखे जाते हैं। 2 यानी दूसरे प्रकार में मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में पाया जाता है। वहाँ प्रकृति का ग्रहण आलंबन के रूप में हुआ है। इसका पता वर्णन की प्रणाली से लग जाता है। पहले कहे आए हैं कि किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण 2 प्रकार हो सकता है, बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण। किसी ने कहा कमल,
अब इस कमल पद का ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिए हुए सफ़ेद पंखुड़ियों और झुके हुए नाल आदि के सहित एक फूल की मूर्त मन में थोड़ी देर के लिए आ जाए या कुछ देर बनी रहे। और इस प्रकार भी कह सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो, केवल पद का अर्थ मात्र समझकर काम चला लिया जाए। काव्य के दृश्य चित्रण में पहले प्रकार का संकेत ग्रहण अपेक्षित होता है और व्यवहार तथा शास्त्र चर्चा में दूसरे प्रकार का। बिंब ग्रहण वही होता है जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग वर्ण आकृति तथा उनके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। बिना अनुराग के ऐसे सूक्ष्म ब्यौरों पर न दृष्टि जा सकती है न ही रम सकती है। अतः जहाँ ऐसा पूर्ण और संश्लिष्ट चित्रण मिले वहाँ समझना चाहिए कि कवि ने बाह्य प्रकृति को आलंबन के रूप में ग्रहण किया है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि का यह हेमंत वर्णन कीजिए। अवश्याय निपातेन किंचित प्रकिल्लिन साद्वाला वनानां शोभते भूमिर्निविष्ट तरुणा तपः स्पृशन्त विपुलं शीत मुदकं द्विरदा सुखम् अत्यंत त्रसितो वन्यः प्रतिसंहरते करव अवश्याय यातुमन निहार तमसा बतः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते वनराजया वाष्प समच्छन्न सलिला स्तवेज्ञे सारसा हिमाद्र बालकस्तीरे सरितो भान्ति साम्प्रतम् जर्जरिते तये पद्मये शोण केसरकणिकये नाल शेषरहिम ध्वस्तैर्न भांति कमलाकर। अर्थात वन की भूमि जिसकी हरी भरी घास ओस गिरने से कुछ नीली हो गई है, तरुण धूप के पड़ने से कैसी शोभा दे रही है। अत्यंत प्यासा जंगली हाथी बहुत शीतल जल के स्पर्श से अपनी सूंड सिकोड़ लेता है। बिना फूल के वन समूह कोहरे के अंधकार में सोए से जान पड़ते हैं। नदियाँ जिनका जल कोहरे से ढका हुआ है और जिनमें सारस पक्षियों का पता केवल उनके शब्द से लगता है, हिम से आर्द्र बालू के तटों से ही पहचानी जाती हैं। कमल जिनके पत्ते जीर्ण होकर झड़ गए हैं, जिनकी केसर कणिकाएँ टूट कर छितरा गई हैं, पाले से ध्वस्त होकर नाल मात्र खड़े। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का इसी रूप में ग्रहण कुमार संभव के आरंभ तथा रघुवंश के बीच में मिलता है। नाटक यद्यपि मनुष्य ही की भीतरी बाहरी प्रवृत्तियों के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं और भूभूति अपने मार्मिक और तीव्र अंतर्वृत्ति विधान के लिए प्रसिद्ध है, पर उनके उत्तर रामचरित में कहीं कहीं बाह्य प्रकृति ही बहुत सांग और संश्लिष्ट खंड चित्र पाए जाते हैं। पर मनुष्यतर बाह्य प्रकृति की जो प्रधानता मेघदूत में मिलती है वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं। पूर्व मेघ तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृति की ही एक मनोहर झांकी या भारत भूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है, जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भूल कर कभी कभी मग्न हुआ करता है। वह चूम कर वक्तृता दे या न दे, चंदा इकट्ठा करे या न करे, देशवासियों को आमदनी का औसत निकाले या न निकाले, सच्चा देश प्रेमी है। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है न कला की विचित्रता। वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी प्रेम दृष्टि। अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रूखे बिडौल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन होता है
क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसार के सौरभ संचार मकरंद लोलुप मधुप गंजार कोकिल कूजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर इत्यादि की चर्चा किया करते हैं, वो विषयी या भोग लिप्सु हैं। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास हिमबिंदु मंडित मरकताभ साद्वल जल अत्यंत विशाल गिर शिखर से गिरते हुए जलप्रपात के गंभीर गर्त से उठी हुई सीकर निहारिका के बीच विविध वर्ण स्फुरण की विशालता भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं, वह तमाशबीन है। सच्चे भाव के सहृदय ने प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि कालिदास भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेवे के कवियों में मुक्तक रचना में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन, वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख मात्र उद्दीपन की दृष्टि से किया गया है। प्रबंध रचना में जो थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया गया है वह प्रकृति की विशेष रूप विभूति को देखकर ही अंग्रेजी के पिछले कवियों के वर्षवत की दृष्टि सामान्य में चिरपरिचित सीधे साधे प्रशांत और मधुर दृश्यों की ओर रहती थी, पर शैली की असाधारण भव्य और विशाल की ओर। शैली नाम के एक अंग्रेजी कवि हुए, उनकी दृष्टि असाधारण भव्य और विशाल की ओर थी। सहचर संभूत रस के प्रभाव से सामान्य सीधे साधे चिरपरिचित दृश्यों में कितने माधुर्य की अनुभूति होती है। पुराने कवि कालिदास ने वर्षा के प्रथम जल से सिक्त तुरंत की ज्योति हुई धरती तथा उसके पास बिखरी हुई भोली चितवन वाली ग्राम वनिताओं में साफ सुथरे ग्राम चैत्यों और कथा कोविद ग्राम वृद्धों में इसी प्रकार के माधुर्य का अनुभव किया था। आज भी इसका अनुभव लोग करते हैं। बाल्य या कौमार अवस्था में जिस पेड़ के नीचे हम अपनी मंडली के साथ बैठा करते थे, चिड़चिड़ी बुढ़िया की जिस झोपड़ी के पास से होकर हम आते जाते थे, उसकी मधुर स्मृति हमारी भावना को बराबर लीन किया करती है। बुढ़ी की झोपड़ी में न कोई चमक दमक थी, न कला कौशल का वह चित्र। मिट्टी की दीवारों पर फूस का छप्पर पड़ा था। नींव के किनारे चढ़ी हुई मिट्टी पर सत्यानाशी के नीलाभ हरित कटीले कटावदार पौधे खड़े थे, जिनके पीले फूलों के गोल संपुटों के बीच लाल लाल बिंदियाँ झलकती थीं। सारांश यह है कि केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदता की पहचान नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ, जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती थी, वही हम पूरे सहृदय भाव कहे जा सकते हैं। वन्य और ग्रामीण दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन हैं। दोनों पेड़ पौधे पशु पक्षियों नदी नालों और पर्वत मैदानों के बीच व्यतीत होते हैं, अतः प्रकृति के अधिक रूपों के साथ संबंध रखते हैं। हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से संबंध तोड़कर बड़े बड़े नगरों में आ बसे, पर उनके बिना रहा नहीं जाता। हम उन्हें हर वक्त पास न रखकर एक घेरे में बंद करते हैं और कभी कभी मन बहलाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। हमारा साथ उनसे भी छोड़ते नहीं बनता। कबूतर हमारे घर के छज्जों के नीचे सुख से सोते हैं। गौरे हमारे घर के भीतर आ बैठते हैं। बिल्ली अपना हिस्सा या तो म्याऊं म्याऊं करके मांगती है या चोरी से ले जाती है। कुत्ते घर की रखवाली करते हैं और वासुदेव जी कभी कभी दीवार फोड़कर निकल पड़ते हैं। बरसात के दिनों में जब सूखी चूने की कड़ाई की परवाह न कर हरी हरी घास पुरानी छत पर निकलने लगती है, तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है। वह मानो हमें ढूंढती हुई आती है और कहती है, तुम हमसे क्यों दूर दूर भागे फिरते हो, जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री की प्रकृति में ढूंढा करते हैं। उनमें उस रागात्मक सत्व की कमी है जो व्यक्त सत्ता मात्र के साथ एकता के अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापकत्व का आभास देता है।
संपूर्ण सत्ता एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत हैं। अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुँचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्व रस के प्रभाव से पहुँचता है। इस प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। अगला बिंदु मार्मिक तथ्य। हेडिंग। मनुष्यतर प्रकृति के बीच में रूप व्यापार कुछ भीतरी भाव या तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। पशु व्यापार के सुख, हर्ष, विषाद, राग, द्वेष, तोष, क्षोभ, कृपा, क्रोध इत्यादि भावों की व्यंजना तो उनकी आकृति, चेष्टा, शब्द आदि से होती है। वो तो प्रायः बहुत प्रत्यक्ष होती है। कवियों को उन पर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता प्रायः नहीं होती। तथ्यों का आरोप या संभावना अलबत्ता वे कभी कभी किया करते हैं, पर इस प्रकार का आरोप कभी कभी कथन को काव्य के क्षेत्र से घसीट कर सूक्ति या सुभाषित के क्षेत्र में डाल देता है। जैसे कौवे सवेरा होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं? लोग समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता बढ़ा आ रहा है, कहीं धोखे से हमारा भी नाश न कर दे। यह सूक्त मात्र है, काव्य नहीं है। जहाँ तथ्य केवल आरोपित या संभावित रहते हैं, वहाँ के अलंकार रूप में ही रहते हैं। पर जिन तथ्यों का आभास हमें पशु पक्षियों के रूप, व्यापार या परिस्थिति में ही मिलता है, वे हमारे भावों के विषय वास्तव में हो सकते हैं। मनुष्य सारी पृथ्वी छेकता चला जा रहा है। जंगल कट कट कर खेत, गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं। पशु पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है। उनके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है। वे कहाँ जाएं? कुछ तो हमारी गुलामी करते हैं, कुछ हमारी बस्ती के भीतर या आसपास रहते हैं और छीन झपट कर अपना हक ले जाते हैं। हम उनके साथ बराबर ऐसा व्यवहार करते हैं मानो उन्हें जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। इन तथ्यों का सच्चा आभास हमें उनकी परिस्थिति से मिलता है। अतः उनमें से किसी की चेष्टा विशेष में इन तथ्यों की मार्मिक व्यंजना की प्रतीत काव्यानुभूति के अंतर्गत होगी। यदि कोई बंदर हमारे सामने से कोई खाने पीने की चीज़ उठा ले जाए और किसी पेड़ के ऊपर बैठा बैठा हमें घुड़की दे, तो काव्य दृष्टि से हमें ऐसा मालूम हो सकता है कि कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं। देते हैं घुड़की ये अर्थोज भरी हज, जीने का हमारा अधिकार क्या न गया रहे। पर प्रतिषेध के प्रसार बीच तेरे नर, कीड़ा में जीवन उपाय है हमारा यह। दानी जो हमारे रहे वह भी दास तेरे हुए, उनकी उदारता भी सकता नहीं तुझसे। फूली फली उनकी उमंग उपकार की तू, छेकता है जाता हम जाएं कहाँ तू ही कहे। पेड़ पौधे, लता गुल्म आदि भी इसी प्रकार कुछ भावों या तथ्यों की व्यंजना करते हैं, जो कभी कभी कुछ गूढ़ होते हैं। सामान्य दृष्टि भी वर्षा की झड़ी के पीछे उनके हर्ष और उल्लास की, ग्रीष्म के प्रचंड आतप में उनकी शिथिलता और ग्लानता को, शिशिर के कठोर शासन में उनकी दीनता को, मधुकाल में उनके रसोन्माद उमंग और हरास को, प्रबंधवाद के झकोरों में उनकी विकलता को, प्रकाश के प्रति उनकी ललक को देख सकती है। इसी प्रकार भावुकों के समक्ष अपनी रूप चेष्टा आदि द्वारा कुछ मार्मिक तथ्यों की विवेचना करते हैं। हमारे यहाँ के पुराने अन्योक्तिकारों ने कहीं कहीं इस व्यंजना की ओर ध्यान दिया है। कहीं कहीं का मतलब यह है कि बहुत जगह उन्होंने अपनी भावना का आरोप किया है। उनकी रूप चेष्टा या परिस्थिति से तथ्य चयन नहीं, पर उनकी विशेष परिस्थितियों और भावुकता से ध्यान देने पर बहुत से मार्मिक तथ्य सामने आते हैं। कोसों तक फैले कड़ी धूप में तपते मैदान के बीच एक अकेला वट वृक्ष दूर तक छाया फैलाए खड़ा है। हवा के झोंकों से उसकी टहनियाँ और पत्ते हिल हिल कर मानो बुला रहे हैं। हम धूप से व्याकुल होकर उसकी ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उसकी जड़ के पास एक गाय बैठी आंखें मूंदे जुगाली कर रही है। हम लोग भी उसी के पास आराम से जा बैठते हैं। इतने में एक कुत्ता जीभ बाहर निकाले हाँफता हुआ उस छाया के नीचे आता है और हमसे
कोई उठकर उसे छड़ी लेकर भगाने लगता है। इस परिस्थिति को देखकर हम में से कोई भावुक पुरुष उस पेड़ को इस प्रकार संबोधन करे तो कर सकता है। पंक्तियाँ देखिए। काया की न छाया यह केवल तुम्हारी द्रुम, अंतस के मर्म का प्रकाश यह छाया है। भरी है इसी में वह स्वर्ग स्वप्न धारा अभी, जिसमें न पूरा पूरा नर बह पाया है। शांति सार शीतल प्रसार यह छाया धन्य, प्रीत सा पसारे इसे कैसी हरी काया है। नर तू प्यारा इस तरु का स्वप्न देख, देख फिर घोर रूप तूने जो कमाया है। ऊपर नर क्षेत्र और मनुष्य तर सजीव सृष्टि के क्षेत्र उल्लेख हुआ है। काव्य दृष्टि कभी तो इन पर अलग अलग रहती है, कभी समष्टि रूप में समस्त जीवन क्षेत्र पर कहने की आवश्यकता नहीं, किंतु विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समस्त दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। काव्य का अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य सृष्टि सजीव दृष्टि तक ही बद्ध नहीं रहती, ये प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जो निर्जीव या जड़ कहलाता है। भूमि, पर्वत, चट्टान, नाले, टीले, मैदान, समुद्र, आकाश, मेघ, नक्षत्र इत्यादि की रूप गति आदि से भी हम सौंदर्य, माधुर्य, भीषणता, भव्यता, विचित्रता, उदासी, उदारता, संपन्नता इत्यादि की भावना प्राप्त करते हैं। कड़कड़ाती धूप के पीछे उमड़ी हुई घटा की श्यामल स्निग्धता और शीतलता का अनुभव मनुष्य क्या पशु पक्षी पेड़ पौधे तक करते हैं। अपने इधर उधर हरी हरी लहलहाती प्रफुल्लता का विधान करती हुई नदी की अविराम जीवन धारा में हम द्रवीभूत औदार्य का दर्शन करते हैं। पर्वत की ऊंची चोटियों में विशालता और भव्यता का बाल विलोड़ित, जल प्रसार में क्षोभ और आकुलता का विकीर्ण, घनखंड मंडित, रस में रंजित शांत दिगंचल में चमत्कार पूर्ण सौंदर्य का ताप से तिलमिलाती धरा पर धूल झोंकते हुए अंधड़ के प्रचंड झोंकों में उग्रता और उत्संकलता का, बिजली की कपाने वाली कड़क और ज्वालामुखी के ज्वलंत स्फोट में भीषणता का आभास मिलता है। यह सब विश्व रूपी महाकाव्य की भावनाएं या कल्पनाएं हैं। स्वार्थ भूमि से परे पहुँचे हुए सच्चे अनुभूति योगी या कवि इनके दृष्टा मात्र होते हैं। ये जड़ जगत के भीतर पाए जाने वाले रूप, व्यापार या परिस्थितियाँ अपने मार्मिक तथ्य की भी वंदना करती हैं। जीवन में तथ्यों के साथ उनके साम्य का बहुत अच्छा मार्मिक उद्घाटन कहीं कहीं हमारे यहाँ के अन्योक्तिकारों ने किया है। जैसे इधर नर क्षेत्र के बीच देखते हैं तो सुख समृद्धि और संपन्नता की दशा में दिन रात घेरे रहने वाले स्तुतिका का खासा कोलाहल खड़ा करने वाले विपत्ति और दुर्दिन में पास नहीं फटकते। उधर जड़ जगत के भीतर देखते हैं तो भरे हुए सरोवर के किनारे जो पक्षी बराबर कलरव करते रहते हैं, वे उसके सूखने पर अपना अपना रास्ता लेते हैं। कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं। कोलाहल सुन खगन के सरोवर जन अनुराग, यह सब स्वार्थ के सखा दुर्दिन रही है त्याग। दुर्दिन दही है त्याग तो तेरो जय हैं, दूर ही ते तज आस पास को नहीं रही हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म और मार्मिक दृष्टि वालों को और गूढ़ व्यंजना भी मिल सकती है। अपने इधर उधर हरियाली और प्रफुल्लता का विधान करने के लिए आवश्यक है कि नदी कुछ काल तक एक बंधी हुई मर्यादा के भीतर बहती रहे। वर्षा के उमड़ी हुई उस श्रृंखलता में पोषित हरियाली और प्रफुल्लता का ध्वंस सामने आता है, पर यह उस श्रृंखलता और ध्वंस अल्पकालिक होता है और इसके द्वारा आगे के लिए पोषण की नई शक्ति का संचय होता है। उस श्रृंखलता नदी की स्थायी वृत्ति नहीं है। नदी के इस स्वरूप के भीतर सूक्ष्म मार्मिक दृष्टि लोक गति के स्वरूप का साक्षात्कार करती है। लोक जीवन की धारा जब एक बंधे मार्ग पर कुछ काल तक अबाध गति से चलने लग पाती है, तभी सभ्यता के किसी रूप का पूर्ण विकास और उसके भीतर सुख शांति की प्रतिष्ठा होती है। जब जीवन प्रवाह क्षीण और शांत पड़ने लगता है और गहरी विषमता आने लगती है, तब नई शक्ति का प्रवाह फूट पड़ता है, जिसमें वेग की उस श्रृंखलता के सामने बहुत कुछ ध्वंस भी होता है। पर यह उस श्रृंखलता वेग जीवन का
या जगत का नित्य स्वरूप नहीं है। तीसरा बिंदु, पहले कहा जा चुका है कि नर क्षेत्र के भीतर बद्ध रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र में मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गंभीर कही जाएगी। जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यक्ति सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं, तब हमारी पार्थक्य बुद्धि का परिहार हो जाता है। उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुँचा रहता है जहाँ उसकी वृत्ति प्रशांत और गंभीर हो जाती है। उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है। तथ्य चाहे नर क्षेत्र के ही हों, चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र के हों, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ गूढ़। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करें या उस भाव का आलंबन कहना चाहिए, उसे उस भाव का आलंबन कहना चाहिए। ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियां उपस्थित करती हैं, फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उसकी योजना करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों में संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रियज ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही। फिर ज्यों-ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों-त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक होता गया। तब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायत्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है। अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय पर विस्तार भी बढ़ाना होगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी, उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके और कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन तथ्यों और परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी बातों की तह में छिपे होंगे। अगला बिंदु है काव्य और व्यवहार। हेडिंग, भावों या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अंतर में किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता है, उस समय वह दया, करुणा आदि सब मनोविकारों या भावों से परे दिखाई पड़ता है। पर थोड़ा अंतर्दृष्टि बढ़ाकर देखने से कौटिल्य को नचाने वाली डोर का छोर भी अंतःकरण के रागात्मक खंड की ओर मिलेगा। प्रतिज्ञा पूर्ति का आनंद भावना और नंदवंश के प्रति क्रोध या बैर की वासना बारी बारी से उस डोर को हिलाती हुई मिलेगी। अर्वाचीन राजनीति के गुर घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वह दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। पर उनके भीतर यदि छानबीन की जाए तो कभी अपने देशवासियों के सुख की उत्कंठा, कभी अन्य जाति के प्रति घोर विद्वेष, कभी अपनी जातीय श्रेष्ठता का नया या पुराना घमंड इशारे करता हुआ मिलेगा। बात यह है कि केवल इस बात को जानकर कि हम किसी काम को करने या न करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जो आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए उद्धृत होते हैं। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग का आना आवश्यक है। यदि किसी जन समुदाय के बीच कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, तो संभव है कि उस पर कुछ प्रभाव न पड़े। पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण और करुण दृश्य दिखाया जाए, पेट की ज्वाला से जले हुए कंकाल कल्पना के सम्मुख रखे जाएं और
भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माँ का आर्त क्रंदन मनाया जाए तो बहुत से लोग क्रोध और करुणा से व्याकुल हो उठेंगे और इस दशा को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य करेंगे। पहले ढंग की बात कहना राजनीतिक या अर्थशास्त्री का काम है और पिछले प्रकार का दृश्य भावना में लाना कवि का। अतः यह धारणा कि काव्य जिस व्यवहार का बाधक है उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है, ठीक नहीं। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। उक्त धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता है तो यही है कि जो भाव क्या सहदे होते हैं अथवा काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है उनकी वृत्तियाँ उतनी स्वार्थबद्ध नहीं रह सकती। कभी कभी वो दूसरों का जो दुखाने में डर से आत्मगौरव या कुल गौरव या जाति गौरव के ध्यान से अथवा जीवन के किसी पक्ष की उत्कर्ष भावना में नग्न होकर अपने लाभ के कर्म में अतत्पर या उससे विरत देखे जाते हैं। अतः अर्थागम से हृष्ट स्वकार साधेत के अनुयायी, काशी के ज्योतिषी और कर्मकांडी, कानपुर के बनिए और दलाल, कचहरियों के अमले और मुख्तार ऐसों को कार्य भ्रंशकारी, मूर्ख, निरे, निठल्ले या खप्त उल हवा समझ सकते हैं, जिनकी भावना किसी बात के मार्मिक पक्ष का चित्रानुभव करने में तत्पर रहती है, जिनके भाव चराचर के बीच किसी की भी आलम्बनोपयुक्त रूप या दशा में पाते ही उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। वे सदा अपने लाभ के ध्यान से या स्वार्थ बुद्धि द्वारा ही परिचालित नहीं होते। उसकी यही विशेषता अर्थपरायणों को अपने काम से काम रखने वालों को एक त्रुटि सी जान पड़ती है। कभी और भाव खा पैर न हिलाते हों ये बात नहीं, पर अर्थियों के निकट उनकी बहुत सी क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता। अगला बिंदु है मनुष्यता की उच्च भूमि। हेडिंग। मनुष्य की चेष्टाओं और कर्मकलाप से भावों का मूल संबंध निरूपित हो चुका है और यह भी दिखाया जा चुका है कि कविता इन भाव या मनोविकारों के क्षेत्र को विस्तृत करते हुए इनका प्रसार करती है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। पशुओं के प्रेम की पहुँच प्राय अपने जोड़े बच्चों या खिलाने पिलाने वालों तक ही होती है। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही रहता है। स्वावर्ग या पशु महत्व को सताने वालों तक नहीं पहुँचता, पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर को जगह उसके हृदय में बन गई। मनुष्य की त्योहरी मनुष्य को ही सताने वाले पर नहीं चढ़ती, गाय बैल और कुत्ते बिल्ली को सताने पर भी चढ़ती है। पशु की वेदना देखकर भी उनके नेत्र सजल होते हैं। बंदर को शायद बंदरिया के मुँह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता होगा, तो मनुष्य, पशु, पक्षी, फूल, पत्ते और रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर रसमग्न होने लगते हैं। कोई निष्ठुर कार्य हमें अच्छा लगने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़कर सारे संसार में व्याप्त हो गया है। कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख, आनंद, क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्थपिशाच कृपण को देखिए, जिसने केवल अर्थ लोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया है और संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ लिया है। न सृष्टि के किसी रूप माधुर्य को देख वो पैसों का हिसाब किताब भूल कभी मुग्ध होता है, न किसी दीन दुनिया को देख कभी करुणा से द्रवीभूत होता है, न कोई अपमान सूचक बात सुनकर क्रुद्ध
या क्षुब्ध होता है, यदि उससे किसी लोमहर्षक अत्याचार की बात कही जाए तो मनुष्य धर्मानुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा कि जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। यह महाभयानक मानसिक रोग है, इससे मनुष्य आधा मर जाता है। इसी प्रकार किसी महाक्रूर पुलिस कर्मचारी को जाकर देखिए, जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया है, जिसे दूसरे के दुख और क्लेश की भावना स्वप्न में भी नहीं होती। ऐसों को सामने पाकर स्वभावतः यह मन में आता है, क्या इनकी भी कोई दवा है? इनकी दवा कविता है। कविता ही हृदय को प्रकट दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की भूमि उच्च भूमि पर ले जाती है। भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुँचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। उसकी अश्रुधारा में जगत की अश्रुधारा का, उसके हास विलास में जगत के आनंद नृत्य का, उसके गर्जन तर्जन में जगत के गर्जन तर्जन का आभास मिलता है। अगला बिंदु, भावना या कल्पना। रीडिंग। इस निबंध के आरंभ में ही हम काव्यानुशीलन को भाव योग कहे आए हैं और उसे कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष बता आए हैं। यहाँ पर अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि उपासना भाव योग का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते हैं। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्त मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं और आजकल के लोग कल्पना। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या आसक्त होती है, किसी कविता या सरसूक्त को पढ़ सुनकर उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती। बात यह है कि उनके अंतःकरण में चटपट व सजीव और स्पष्ट मूर्त विधान नहीं होता, जो भावों को परिचालित कर देता है। कुछ कभी किसी बात के सारे मार्मिक अंगों का पूरे ब्यौरे के साथ चित्रण कर देते हैं। पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम काम छोड़ते हैं और कुछ मार्मिक खंड रखते हैं, जिन्हें पाठक की तत्पर कल्पना आप से आप पूर्ण करती है। कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक। अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है, जहाँ कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता, वहाँ पाठक या श्रोता को भी अपनी ओर से कुछ मूर्त विधान करना पड़ता है। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है भी यह काव्य का अनिवार्य साधन, पर है साधन ही, साध्य नहीं। जैसा कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है, किसी प्रसंग के अंतर्गत कैसा ही विचित्र मूर्त विधान हो, पर यदि उसमें उपर्युक्त भाव संचार की क्षमता नहीं है तो काव्य के अंतर्गत ना होगा। अगला बिंदु, मनोरंजन। हेडिंग। प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले कहे आए हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। इतने गंभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन पाठन या विचार करते हैं, वे रास्ते ही में रह जाने वाले पथिक के समान है। पथिक माने यात्री। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है, और वही सब कुछ है। मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थिर किए रहती है, इधर उधर जाने नहीं देती। अच्छी से अच्छी कविता को भी कभी कभी जो केवल कान से सुन भर लेते हैं, उनकी और उनका मनोयोग नहीं होता। केवल यही कहकर कि परोपकार करो, दूसरों पर दया करो, चोरी करना महापाप है। हमें यह आशा कदापि न करनी चाहिए कि कोई उपकारी, कोई क्रूर दयावान या कोई चोर साधु हो जाएगा
क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुँच हृदय तक होती ही नहीं, वह ऊपर ही ऊपर रह जाता है। ऐसे वाक्यों द्वारा सूचित व्यापारों का मानव जीवन के बीच कोई मार्मिक चित्र सामने न पाकर हृदय उनकी अनुभूति की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होता। पर कविता अपनी मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्र रमाए रहती है। जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता या विरूपता अंकित करके हृदय के मर्म स्थलों को स्पर्श करती है। मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण कुरूपता और भद्दापन होता है। इसी सौंदर्य या कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है और इस सौंदर्य या कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। कविता की इसी रमाने वाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडित राज ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे आनंद का साध्य स्थिर किया तथा यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का परम लक्ष्य ठहराया। इस प्रकार मार्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़ झाला हुआ। मनोरंजन या आनंद तो बहुत सी बातों में हुआ करता है, किस्सा कहानी सुनने में भी तो पूरा मनोरंजन होता है। लोग रात रात भर सुनते रह जाते हैं, पर क्या कहानी सुनना और कविता सुनना एक ही बात है? हम रसात्मक कथाओं या आख्यानों की बात नहीं करते, केवल घटना वैचित्रपूर्ण कहानियों की बात करते हैं। कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है। कविता सुनने वाला किसी भाव में मग्न रहता है और कभी कभी बार बार एक ही पद सुनना चाहता है, पर कहानी सुनने वाला आगे की घटना के लिए आकुल रहता है। कविता सुनने वाला कहता है, जरा फिर तो कहिए। कहानी सुनने वाला कहता है, हाँ तब क्या हुआ। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुँचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री हुई। परंतु क्या कोई कह सकता है कि वाल्मीकि ऐसे मुनि और तुलसीदास ऐसे भक्त ने केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि लोगों को समय काटने का एक अच्छा सहारा मिल जाएगा? क्या इससे गंभीर कोई उद्देश्य उनका न था? खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से लोग कविता को विलास की सामग्री समझते आ रहे हैं। हिंदी के रीत काल के कवि तो मानो राजाओं महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए रखे जाते थे। एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुंह में मकर ध्वज रस झोंकते थे। दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकर ध्वज रस की पिचकारी देते थे। पीछे से तो ग्रीष्मोपचार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे। गर्मी के मौसम के लिए कवि जी व्यवस्था करते हैं, लिखते हैं, शीतल गुलाब जल भर चाहे बच्चन में, डार के कमल दल नहाबे को धसिए, कालिदास अंग अंग अगर अतर संग, केसर उसीर नीर घन सार धसिए, जेठ में गोविंद लाल चंदन के चहलन, भरी भर गोकुल के महलन बसिए। इसी प्रकार शिशिर के मसाले सुनिए। किसी कवि ने लिखा, गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है, चिक है, चिरके हैं, चिरागन की माला है, कहें पद्माकर है, गजक गजाहूस सजी, सज्जा है, सुरा है, सुराही है, सुप्याला है। शिशिर के पाला को न व्याप्त कसाला तिन्हें, जिनके अधीन एते उदित मसाला है। इस निबंध का अंतिम भाग अगले वीडियो में सुनिएगा।